Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों की कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं। जितने भी देखिए क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, जितने आप लोगों के क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं सीटेट के, सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी हिंदी पेपर 2 के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है आपको गद्यांश है। तो देखिए 15 जो मार्क्स आप लोगों के आते हैं वो आप लोगों के पैसेज से आते हैं और 15 जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है एग्जाम में। और देखिए यहाँ पर जो पैसेज आप लोगों को सॉल्व करना है वो किस तरीके से आप लोगों को स्टार्ट करना है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। तो इसलिए पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है से क्या तात्पर्य है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ही पढ़ना है, पूरा पैसेज आप लोगों को रीड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, क्योंकि देखिए बहुत प्रीशियस टाइम होता है आप लोगों का एग्जाम सेंटर में। वहाँ पर एक एक मिनट भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना और देखना कि पैसेज में कहाँ पर है। अब देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि मन की चंचलता की कोई भी सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एक के बाद एक ख्याल आते ही रहते हैं मन में। मतलब क्या चीज़ बोली गई है कि मन क्या है हमारा, चंचल है। कि कोई एक चीज़ हमारी खत्म होती है, दूसरी हमारी शुरू हो जाती है। तो ये क्या चीज़ दी गई? देखिए मन की चंचलता सापेक्ष होती है, मन चंचल नहीं होता, मन बहुत चंचल होता है, या फिर मन की चंचलता अतिक्रमण करती है। देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए मन बहुत चंचल होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मन की सभी बातों को पूरा करने से। देखिए मन की अगर हम हर बात मानते हैं या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश मानसिक रूप से भयंकर परिणाम लाती है। मतलब देखिए यहाँ पर अच्छे परिणाम लिखे गए, अच्छे परिणाम तो नहीं लाती है, भयंकर परिणाम लाती है। विक्षिप्त हो जाते हैं, ये भी नहीं है। परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, देखिए मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि देखिए मानसिक रूप से बहुत शक्ति मिलती है, ये नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि भयंकर परिणाम लाती है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव है। तो देखिए मानसिक परेशानियां उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है मनुष्य की खुशी समाप्त होने का एक कारण है मन के अनुसार चलना, मन की बात न मानना, मन को रोकना, या फिर मन की न करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए मन की जो खुशी होती है उसके समाप्त होने का कारण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए आप लोगों को यही चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे मन अराजकता का शिकार होता जाता है और हमारी प्रसन्नता धूमिल होने लगती है। मतलब अगर हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हमारी खुशी जो होती है वो क्या होती है? समाप्त होने का एक कारण है कि हमारा मन के अनुसार चलना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कारण नहीं है। देखिए कौन सा कारण है जो यहाँ पर नहीं है? तो देखिए अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, निरर्थक बातों पर प्रतिक्रिया देना, या फिर निरर्थक बातों को सुधारना। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कारण कौन से हैं? तो हमारे देखिए ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। कौन कौन? दिन प्रतिदिन अधिक सोचना, देखिए अधिक सोचना है। अधिक चिंता करना भी है। अपने सभी अंतराल विचारों पर अति प्रतिक्रिया करना, देखिए निरर्थक बातों पर प्रतिक्रिया करना ये भी है, लेकिन कौन सा इन्होंने पूछा है? नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है माया में शामिल नहीं है। देखिए माया में कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर शामिल नहीं है? नेगेटिव पूछी गई है। अत्यधिक चिंता, मन की चंचलता, अनर्गल बातें, या फिर इच्छाएं ना रखना। तो देखिए माया में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? अब देखिए धर्म ने इसीलिए इसे माया की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपनी दोषपूर्ण आदतों को सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट है, कौन सा विकल्प है जो सही हो जाएगा? तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 4, इच्छाएं ना रखना। ठीक है, माया में क्या शामिल नहीं है? तो वो है आपकी इच्छाएं ना रखना। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए अत्यधिक चिंता भी है, मन की चंचलता भी है, और अनर्गल बातें सोचना। देखिए यहाँ पर है ना अनर्गल विचारों पर प्रतिक्रिया करना, तो ये भी शामिल है। कौन सा नहीं है? तो वो है इच्छाएं ना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए पूछा गया है। जीवन की बाधाओं से दूर भागना, देखिए दूर तो नहीं भागना है। जीवन को बोझ मानकर ढोना, ये भी नहीं है।
जीवन जीने के तरीके सोचना ये भी नहीं है, बल्कि क्या है, जीवन जीने के तरीके में सुधार। देखिए यहाँ पर क्या है, सुधार करने की बात ये कहना है कि जीवन शैली की जांच कीजिए और अपनी दोषपूर्ण आदतों को सुधारना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोषपूर्ण आदतों में शामिल है, देखिए जो दोषपूर्ण आदतें हमारी होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इच्छाओं को नियंत्रण में रखना, निरर्थक बातें करना, अपनों की परवाह करना या फिर अपनों की इच्छाओं का सम्मान करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई दोषपूर्ण आदतों में क्या चीज़ शामिल होती है, तो वो होती है हमारा निरर्थक बातें करना। देखिए कौन सी यहाँ पर हो जाएगी, जब हम अनगढ़ विचारों के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर जब हम अत्यधिक किसी चीज़ को सोचते हैं, अधिक चिंता करना, ये सब क्या है, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज़ को, देखिए दोषपूर्ण आदतों में हमें वही चीज़ की करनी है, रिमूव करनी है। जो निरर्थक बातें हैं वो हम लोगों को नहीं सोचनी। ये नहीं बोला गया कि इच्छाओं को नियंत्रण में रखो, अपनों की परवाह करो, इच्छाओं का सम्मान करो, यहाँ पर ये चीज़ नहीं की गई है, बल्कि कौन सा है कि जो निरर्थक बातें हैं वो क्या होंगी, दोषपूर्ण आदतों में हमारी शामिल होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये तो देखिए सब चीज़ें अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर पूछी गई थी दोषपूर्ण आदतें, तो वो हो जाएगा निरर्थक बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा है। मैंने आप लोगों को बताया विशेषण कौन होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, वो कहलाए जाते हैं विशेषण। ठीक है, और विशेष्य कौन से शब्द होते हैं, तो देखिए जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या होते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम को हम क्या बोल देंगे, ये विशेष्य होंगे, और विशेषण क्या होगा, जो इनकी विशेषता बताएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे गए हैं, अधिक सोचना, दोषपूर्ण आदतें, जीवन शैली, मन की अराजकता। देखिए मन की अराजकता यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की बात नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर हुई है, ना ही कहाँ पर देखिए अधिक सोचना यहाँ पर भी नहीं हुई है, बल्कि कहाँ है हमारी आदतें। और हमारी आदतें कैसी हैं, तो देखिए उनकी विशेषता बता रहा है दोषपूर्ण, कि हमारी आदतें कैसी हैं, दोषपूर्ण आदतें हैं, मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है दोषपूर्ण। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है बताना है। चिंतनीय बिल्कुल है, चिंतित ये भी है, सुचिंतित ये भी है, लेकिन चिंताएं, देखिए चिंताएं क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। चिंता का बहुवचन होता है क्या, चिंताएं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ये सारे ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गद्यांश दिया गया है यहाँ पर, हमने खिड़की के बाहर देखा और अनुभव किया कि हम ही हैं स्वर्ग के सबसे निकट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता में किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई है, किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई। तो देखिए यहाँ पर जो खोजी यात्री है वो क्या कर रहे हैं, जो आकाश में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, वो नीचे धरती पर देख रहे हैं कि धरती पर रहने वाले ये अरबों लोग आखिर क्या नहीं कर सकते। हमें याद आए अतीत के वो खोजी यात्री जो अनगिनत कठिनाइयों, मुश्किलों, बाधाओं को पार कर रास्ता तैयार कर पाए। तो देखिए यहाँ पर जो खोजी यात्रियों की बात हो रही है वो किन की है, जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि धरती के निवासी संघर्षशील रहते हैं, धरती के निवासी सदैव यात्रा करते हैं, धरती के निवासी किसी भी सीमा तक कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि धरती पर रहने वाले ये अरबों लोग आखिर क्या नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सीमा तक वो कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें याद आए अतीत के वो खोजी यात्री जिन्होंने मजदूर बनकर कार्य किया, जिन्हें लोग बिल्कुल भुला चुके थे, या फिर जिन्हें लोग खोजी यात्री कहते आए हैं, या फिर जिन्होंने दूसरों के लिए राह आसान बनाई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हमें याद आए अतीत के वो खोजी यात्री जो अनगिनत कठिनाइयों, मुश्किलों, बाधाओं को पार कर रास्ता तैयार कर पाए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही पॉइंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने दूसरों के लिए राह आसान बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, धरती पर कितने लोग रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनों की बात की गई है, अरबों लोगों की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समूह से भिन्न कौन सा शब्द है, कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, या फिर अनगिनत हैं। देखिए कठिनाइयाँ, मुश्किलें, बाधाएं सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर अनगिनत क्या हो जाएगा, ये समूह से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा है जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। अवनी, देखिए अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, मही भी होता है और धरा भी होता है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए जो रज है, रज का मीनिंग होता है धूल। क्या होता है? धूल होता है। तो यहाँ पर रज नहीं होगा, इसके अलावा सारे ही पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पैडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है? सूचना अंतर गतिविधि, राय अंतर गतिविधि, तर्क अंतर गतिविधि या फिर प्राथमिकता अंतर गतिविधि। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक रूप विधान से दूसरे रूप विधान को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल होता है? सूचना अंतर गतिविधि शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड ध्यान में रखेंगे? पहला, कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य और बातचीत को समुन्नत करें। कार्य ऐसे हों जो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करें। कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करें या फिर कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समुन्नत करें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द हो जाता है? तो देखिए चारों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों ही ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से मिलान करिए। वर्गीकरण, अनुमान, अवधारणा मानचित्र और नोट बनाना। देखिए इनको आप लोगों को मिलान करना है सही तरीके से। अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है वर्गीकरण का। वर्गीकरण क्या होता है? तो देखिए वर्गीकरण किससे शामिल होगा? एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना, वो क्या हो जाता है? वर्गीकरण हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है, ये तो यहाँ से मिलान हो गया। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर अनुमान। अनुमान क्या होगा? तो देखिए प्रतिरूप और नियमितता को देखना क्या होता है? अनुमान होता है। अवधारणा मानचित्र किसको कहा जाता है? देखिए जो अवधारणा मानचित्र होता है वो होता है पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करना। नोट बनाना किसको कहते हैं? तो देखिए पाठ्य सामग्री में दी गई मुख्य सूचनाओं को अपने शब्दों में लिखना, मतलब नोट्स बनाना होता है। ठीक है, मतलब पाठ्य सामग्री हम क्या करते हैं, हम क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम हर चीज़ तो नहीं नोट कर पाते, या तो वो चीज़ें नोट करते हैं जो टीचर बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, जो हमें लग रहा है कि ये चीज़ लिखने वाली है, लिखनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि पाठ्य सामग्री में जो मुख्य सूचनाएं होते हैं उनको अपने शब्दों में लिखना क्या होता है? नोट्स बनाना होता है। तो ये किससे सम्मिलित हो जाएगा? 3 पॉइंट से सम्मिलित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कक्षा में अध्यापक और बच्चे चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है? तो देखिए तदानुभूति श्रवण है, विषय वस्तु श्रवण है, विश्लेषणात्मक श्रवण है या फिर सराहना बोधात्मक श्रवण है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि नोम चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण श्रवण यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथन को पढ़ें। ए दिया गया है, व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित और परिभाषित करवाता है। वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। देखिए जो व्याख्यात्मक लेखन होता है उसमें पाठकों को अवधारणाओं को विचारों से परिचित और परिभाषित नहीं करवाते हैं। देखिए व्याख्यात्मक लेक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर विचार से परिचित हम नहीं करवा रहे हैं, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और देखिए जो बी दिया गया है कि बच्चों को व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना ढूंढो और एक दूसरे के साथ साझा करो। देखिए बोला गया कि जल्दी से इसमें से सूचना ढूंढिए। विद्यार्थी किस प्रकार का पठन कर रहा है? सरसरी तौर पर है, बारीकी से पठन है, गहन तीव्र पठन है या फिर विस्तृत पठन है? देखिए जब बारीकी से करते हैं मतलब हमें कोई डीप चीज़ चाहिए होती है तो हम बारीकी से पठन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया जल्दी से फाइंड करना है, मतलब सरसरी तौर पर आप लोगों को पठन करना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए? बोधगम्य निवेश का, ड्रिल का। देखिए, ड्रिल का तो नहीं करना, अच्छे संकेत देना, या फिर तनाव मुक्त परिवेश बनाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए बी पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से भी देखिए आप लोगों नेगेटिव चीज़ों को निकाल करके आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं। होता है सीटेट में ऐसा, बहुत क्वेश्चंस में आप लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ए दिया गया है, पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य संग्रह है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए पोर्टफोलियो जो है वो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो पोर्टफोलियो है उससे बच्चे की कमजोरी, उसकी गलतियाँ भी पता चलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, असमान की पहचान कीजिए। भिन्न की आप लोगों को इसमें से पहचान करनी है। फर्स्ट है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता वृद्धि करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी केंद्रित आकलन की व्यवस्था है। या फिर पोर्टफोलियो अध्यापक और विद्यार्थियों को चिंतन विमर्श के अवसर देता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो देखिए भिन्न आप लोगों को बताना है। तो देखिए विद्यार्थी केंद्रित व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। चिंतन विमर्श के अवसर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन कौन सा गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता वृद्धि करता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और नेगेटिव ही आपसे यहाँ पर भिन्न पूछा था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं। ये कार्य कैसे होने चाहिए? करने में सरल, जटिल प्रकृति होनी चाहिए, शिक्षार्थियों के स्तर अनुसार होने चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होने चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए जो अधिगम कार्य की योजना बना रहे हैं अध्यापक, उसमें जो कार्य है वो शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने में निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। यहाँ अध्यापक का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों की यथेष्ट प्रगति का आकलन, विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रहण, विद्यार्थियों को ग्रेड देना, या फिर पुरस्कार हेतु सर्वोत्तम लेखन का चयन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है? उनकी प्रगति का आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तमिल भाषी युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है। वहाँ एक ऐसे स्थान में रहने लगता है जहाँ के अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि यह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई है। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी? भाषा अधिगम होगा, भाषा अर्जन होगा, भाषा निमंजन होगा, या फिर भाषा प्रशिक्षण होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चा माहौल से सीख रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा अर्जन। जब हम कोई चीज़ अपने पास पड़ोस से सीखते हैं, सामाजिक चीज तरीके से सीखते हैं, ठीक है, अनुकरण से सीखते हैं, तो वो क्या हो जाती है? भाषा अर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की गलतियों को सबके सामने रेखांकित करना। देखिए सबके सामने रेखांकित नहीं करना है। नेक्स्ट है मानक तरीके इस्तेमाल नहीं करने हैं। संप्रेषण के मानक उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं करने हैं। कौन सा सही हो जाएगा? संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियां सृजित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों की मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए? अर्थ निर्माण पर, तथ्यों के क्षेत्र विस्तार पर, अपभाषा और शब्दजाल पर, या फिर प्रस्तुतिकरण को पूरा करना। तो देखिए जहाँ पर अर्थ निर्माण की बात होती है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात होती है, वो पॉइंट सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए यहाँ पर मिलान आप लोगों को करना है। सामाजिक सांस्कृतिक दी गई है, अंतःक्रियात्मक है, विधाएं हैं और संज्ञानात्मक है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को हम किस चीज़ से कर सकते हैं? तो देखिए भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि है जिसमें सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं केंद्र में होती हैं, तो ये यहाँ से मिलान हो जाएगा। अंतःक्रियात्मक क्या होता है? तो देखिए अंतःक्रियात्मक जहाँ पर भाषा अंतःव्यक्ति संबंधों को अनुभूत करने का साधन है। विधाएं क्या होती हैं? तो देखिए विधाएं होती हैं भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों और पाठ्य सामग्रियों के विमर्श द्वारा शासित होती है। और देखिए लास्ट बचता है संज्ञानात्मक, हमारा कॉग्निटिव। तो देखिए भाषा अमूर्त ज्ञान का
अर्जन है और इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल होते हैं। और देखिए जो संज्ञानात्मक है वो हमारे मानसिक डेवलपमेंट से ही क्या होता है, लिंक होता है। तो देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक की बात हुई है तो वो किससे लिंक हो जाएगा, हमारी मानसिक गुणों से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 4। और देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक किससे संबंधित होता है, हमारी मानसिक गुणों से संबंधित होता है। तो ये तो देखिए थर्ड से मैच हो जाएगा और थर्ड से कोई भी यहाँ पर मैच नहीं है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।